दुनिया में ऐसे कुछ चुनिंदा ही लोग होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भू राजनीति को प्रभावित करते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे इन्हीं लोगों में से एक थे। इन्होंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति को प्रभावित किया, एक नया आकार दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई और नवीन अवधारणाएं भी प्रस्तुत की। हाल ही में शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद दुनिया भर में इस घटना को लेकर शोक जाहिर किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर शिंजो आबे कौन थे, उन्होंने किस तरह से जापान की राजनीति को प्रभावित किया, जापान की घरेलू और विदेश नीति को प्रभावित किया, और साथ ही भारत जापान संबंधों में सुधार करने में उनकी क्या भूमिका रही थी। चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर शिंजो आबे कौन थे, उनके विषय में कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे, उनके राजनीति के सफ़र को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने किस तरह से जापान की घरेलू और विदेश नीति को प्रभावित किया, जापान की घरेलू और विदेश नीति पर उनका क्या प्रभाव रहा, इस प्रभाव को समझेंगे। साथ ही विश्व भर में उनकी हत्या को लेकर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उस प्रतिक्रिया पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भारत जापान संबंधों में सुधार करने में उनकी क्या भूमिका रही थी, उन्होंने किस तरह से भारत जापान संबंधों में सुधार किया, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही भारत के साथ शिंजो आबे के किस तरह से एक विशेष रिश्ता था, उनका भारत के साथ एक विशेष संबंध था, उस विशेष संबंध पर भी बात करेंगे। अंत में भारत जापान संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही निष्कर्ष पर भी बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के हितों पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है, वाई न्यू दिल्ली विल मिस शिंजो आबे हु गेव न्यू शेप टू जापान्स इंडिया टाइज। यानी क्यों नई दिल्ली यानी भारत शिंजो आबे को याद रखेगा, उनको किस तरह से मिस किया जाएगा भारत में, और किस तरह से उन्होंने भारत को लेकर जापान की जो नीति रही है उस नीति को परिवर्तित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसी को लेकर इस पूरी खबर में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर शिंजो आबे कौन थे। शिंजो आबे का जन्म साल 1954 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था और मौजूदा समय में उनकी आयु तकरीबन 65 वर्ष की थी। यानी इस तरह से उन्होंने जापान की राजनीति में होने वाले तमाम उतार चढ़ावों को काफ़ी नज़दीक से देखा था। शिंजो आबे का संबंध एक राजनीतिक परिवार से था, एक पॉलिटिकल फैमिली से संबंधित थे। उनके दादा यानी उनके ग्रैंडफादर साल 1957 से 1960 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा उनके पिता साल 1982 से साल 1986 तक जापान के विदेश मंत्री रहे थे। हालांकि एक राजनीतिक परिवार से संबंधित होने के बावजूद भी उन्होंने जापान की राजनीति में एक विशेष नाम और एक विशेष स्थान हासिल किया। वे जापान में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। पहली बार उन्हें साल 2006 में प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया था। हालांकि तकरीबन 1 साल बाद ही उन्होंने साल 2007 में बीमारी के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद साल 2012 में दिसंबर 2012 में उन्हें एक बार फिर से जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया। इसके बाद साल 2014 में और साल 2017 में उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया। तो इस तरह से वो मुख्य तौर पर साल 2012 से साल 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। दरअसल उनका कार्यकाल साल 2021 तक था, लेकिन साल 2020 में उन्होंने बीमारी के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये तो हुई शिंजो आबे के विषय में हमने जाना। अब आगे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह से जापान की घरेलू और विदेश नीति को प्रभावित किया था। तो जानकार जो जापान की विदेश नीति और जापान की घरेलू नीति के बारे में जानते हैं, उनका कहना है कि जापान में जो भी नीतियां लागू होती हैं उन्हें काफ़ी धीरे से लागू किया जाता है, काफ़ी धीरे धीरे लागू किया जाता है। जापान के लोग परिवर्तन के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, काफ़ी हिचकते हैं परिवर्तन को लागू करने में। लेकिन शिंजो आबे ऐसे नहीं थे। शिंजो आबे द्वारा जापान की नीति में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया और उन्होंने यथास्थिति को बदलने का अपना पूरा प्रयास किया। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो उनकी अवधारणा को आबेनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। अपनी आर्थिक नीति के तहत उन्होंने मात्रात्मक सहजता, क्वांटिटेटिव ईजिंग, राजकोषीय खर्च को बढ़ाने और संरचनात्मक सुधारों जैसे विभिन्न उपाय लागू किए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। और उनकी इस नीति का ही परिणाम था कि अब तक जो
जापान की राजनीति स्थिर हो चुकी थी, जो आर्थिक स्थिरता जापान में आ गई थी, जो स्टैग्नेशन जापान की आर्थिक स्थिति में मौजूद हो गया था, अब वो स्टैग्नेशन बदल गया और जापान में आर्थिक वृद्धि देखने को मिलने लगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी नीति के तहत विस्तारवादी नीति पर मुख्य तौर से जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रवासन और लिंग नीतियों में संशोधन करके जापान की जो श्रम शक्ति सिकुड़ रही थी, जापान की जो वर्कफोर्स कम हो रही थी, इस मुद्दे को भी उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने सरकारी नीतियों के माध्यम से निजी क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। उनकी नीति का ही परिणाम था कि जापान में जो सरकार द्वारा वित्त पोषित डे केयर सेंटर खोले गए। इसके अलावा जापान में सरकारी समझौते केवल उन्हीं कंपनियों को दिए जाने लगे जो महिलाओं को हायर करते थे, जो महिलाओं को नियुक्त करते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से जापान की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय एवं विश्व स्तर पर जापान की रणनीतिक भूमिका को और ज़्यादा बढ़ाने का भी प्रयास किया। साथ ही उन्होंने जापान के रक्षा खर्च में भी वृद्धि की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उन्होंने जापान की राजनीति को प्रभावित करने, जापान की विदेश नीति को प्रभावित करने, जापान की घरेलू नीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ये तो बात हुई उनकी क्या भूमिका रही थी। अब आगे बात करते हैं कि विश्व स्तर पर, विश्व भर में उनकी हत्या को लेकर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तो हमने पहले ही देखा कि शिंजो आबे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में से एक थे। उन्होंने कई अवधारणाएं और कई विचारों की नींव रखी जो कि मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इन्हीं विचारों में से एक है क्वाड का विचार, इंडो पैसिफिक का विचार। ये इन्हीं द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और यही कारण है, यही वजह है कि दुनिया भर के जो तमाम देश हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों के प्रतिनिधियों द्वारा शिंजो आबे की हत्या को लेकर दुख व्यक्त किया जा रहा है। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा, चीन के विदेश मंत्री द्वारा भी इस संबंध में प्रतिक्रिया दी गई है। चीन के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस संबंध में चीन के लोगों द्वारा अपना दुख व्यक्त किया गया है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आ रहा है कि चीन के जो निजी ब्लॉगिंग साइट्स हैं, जो निजी सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर इस शिंजो आबे की हत्या को एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और उनका जो हत्यारा है, उस हत्यारे को एक हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। ये तो हुई चीन की बात। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कई सीरीज में ट्वीट किए और कई जानकारी ये भी मानते हैं, अक्सर हमें ये देखने को मिला है कि शिंजो आबे के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष रिश्ता था और शिंजो आबे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष रिश्तों का ही परिणाम था कि दोनों प्रतिनिधियों ने मिलकर भारत और जापान के संबंधों में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चलिए बात करते हैं किस तरह से भारत जापान के संबंधों में सुधार करने में शिंजो आबे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो अगर आप इतिहास में थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में भी एक लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई का नाम था इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई। ये लड़ाई असल में मार्च 1944 में लड़ी गई थी और इस लड़ाई में दो पक्ष शामिल थे, भारत और जापान। भारत और जापान इस लड़ाई में आमने सामने थे और इस लड़ाई के दौरान जापान की हार हुई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि साल 1944 में जो दो देश आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, वो कैसे साल 2022 में आकर इतने अच्छे संबंधी बन सकते हैं, इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो इसका जवाब तलाशने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि भारत और जापान के संबंधों की शुरुआत, औपचारिक संबंधों की शुरुआत अप्रैल 1952 में हुई थी, जब दोनों देशों के राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। हालांकि यही वो समय था जब शीत युद्ध शुरू हुआ था। शीत युद्ध अपने शुरुआती चरण पे था और शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ अमेरिका का धड़ा था और एक तरफ यूएसएसआर का धड़ा था। जापान जाहिर तौर पर अमेरिका के एक सहयोगी था, लेकिन भारत इस पूरे युद्ध के दौरान एक न्यूट्रल स्टेट बना हुआ था, एक तटस्थ देश बना हुआ था और इस पूरे शीत युद्ध का प्रभाव हमें भारत जापान संबंधों पर भी देखने को मिलता है। इसके बाद आया साल 1990 का दशक। साल 1990 के दशक के दौरान भारत और जापान के संबंध सबसे ज़्यादा खराब हुए। साल 1998 में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया और इस परमाणु परीक्षण से जाहिर तौर पर जापान खुश नहीं था। जापान जाहिर तौर पर इस परीक्षण से खुश नहीं था क्योंकि जापान पहले ही एक परमाणु हमला झेल चुका था। जापान पहले ही परमाणु हमले का पीड़ित हो चुका था, जिसकी वजह से जापान ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए, कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और दोनों देशों के बीच संबंध और ज़्यादा खराब होने लगे। हालांकि इसके बाद आया साल 2000 का दशक
और इस साल 2000 के दशक में दोनों देशों के संबंध में कुछ मजबूती देखी जाने लगी। यही वो समय था जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे पहली बार सत्ता में आए थे, पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि इससे पहले भी साल 2001 और साल 2005 में भी दोनों देशों के संबंधों में सुधार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, लेकिन साल 2006 में जब जापान के प्रधानमंत्री पहली बार सत्ता में आए, शिंजो आबे पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो दोनों देशों के संबंध सुधरने शुरू हुए। साल 2007 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत की यात्रा पर आए थे और इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत की संसद में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था, एक महत्वपूर्ण स्पीच दी थी। इस स्पीच का नाम था कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज, यानी दो समुद्रों का संगम। यही इस पूरे भाषण को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण भाषणों स्पीच में से एक माना जाता है। और इसी भाषण के दौरान शिंजो आबे ने इंडो पैसिफिक की अवधारणा को प्रस्तुत किया था और यही अवधारणा मौजूदा समय में भारत जापान संबंधों के एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में काम करती है। तो ये तो हुई उन्होंने किस तरह से भारत के संबंधों में सुधार किया। इसके बाद साल 2014 आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। इसके बाद साल 2014 में ही जब उन्होंने पहली बार अपने पड़ोसी देशों के अलावा किसी और देश की यात्रा की, तो वो पहला देश था जापान। उन्होंने साल 2014 में जापान की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान भारत जापान संबंधों को सुधारने पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इसी यात्रा का परिणाम था कि दोनों देशों के संबंधों को विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के रूप में अपग्रेड करने पर भी सहमति व्यक्त की गई थी। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान यानी साल 2012 से साल 2020 के दौरान कुल 3 बार भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने साल 2014 में, जनवरी 2014 में भारत की यात्रा की, दिसंबर 2015 में भारत की यात्रा की और सितंबर 2017 में भी भारत की यात्रा की। और दोनों देशों के प्रतिनिधियों के घनिष्ठ संबंधों का ही परिणाम था, यानी भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के घनिष्ठ संबंधों का ही परिणाम था कि मौजूदा समय में दोनों देश नागरिक परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, बुलेट ट्रेन और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश मौजूदा समय में क्वाड पहल का हिस्सा हैं। भारत और जापान के अलावा इस पहल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, जो कि इसका एक औपचारिक उद्देश्य है। अनौपचारिक उद्देश्य ये भी है कि इस पूरे क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति को रोका जाए, चीन के जो प्रभुत्व लगातार बढ़ता जा रहा है इस प्रभुत्व को कम किया जाए। तो ये तो ही भारत जापान संबंधों को सुधारने में किस तरह से शिंजो आबे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब आगे बढ़ते हैं और भारत के साथ शिंजो आबे के महत्वपूर्ण और विशेष रिश्तों पर बात कर लेते हैं। शिंजो आबे जब साल 2015 में भारत की यात्रा पर आए थे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी गए थे और वहां उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया था। इसके अलावा जब वो साल 2017 में भारत की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने भारत की पहली बुलेट ट्रेन की नींव रखने के लिए अहमदाबाद का भी दौरा किया था। इसके अलावा साल 2021 में शिंजो आबे को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक सम्मानों में से एक है। इसके अलावा डोकलाम विवाद, जो कि साल 2017 में देखने को मिला था, इस विवाद के दौरान जापान ने चीन के विरोध में और भारत के पक्ष में कई बयान जारी किए थे और इन बयानों में शिंजो आबे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन बयानों को ड्राफ्ट करने में शिंजो आबे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये तो हुई किस तरह से शिंजो आबे की भारत के साथ कुछ विशेष संबंध रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और भारत जापान संबंधों पर बात कर लेते हैं। भारत जापान संबंधों के इतिहास और मौजूदा परिदृश्य को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक संबंधों की बात करें तो आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। जापान भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदारों में से एक है। साल 2019 में दोनों देशों के बीच तकरीबन $18 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इसके अलावा साल 2011 में दोनों देशों ने CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये समझौता मुख्य तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करता है। इसके अलावा जापान के निवेशकों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण स्थान है। जापान के निवेशक भारत में बहुत ज़्यादा निवेश भी करते हैं। तो ये तो ही भारत और जापान के आर्थिक संबंधों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और रक्षा संबंधों की बात कर लेते हैं। तो दोनों देशों के बीच कई रक्षा अभ्यास होते हैं रक्षा संबंधों के हिस्से के तौर पर। उदाहरण के लिए जिमैक्स अभ्यास है, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है। शिन्यू मैत्री अभ्यास है, जो कि एक वायुसैनिक अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है। इसके अलावा अभ्यास धर्मगार्जिन है, जो कि एक थल सेना अभ्यास है। इसके अलावा दोनों देश भारत और जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर मालाबार अभ्यास में भी हिस्सा लेते हैं, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा दोनों देश कई पहलों का भी हिस्सा है, जिसमें क्वाड पहल, G20 और G4 जैसे संगठन शामिल हैं।
G4 की बात करें तो G4 4 देशों की एक पहल है। 4 देश हैं ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। इन 4 देशों का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चारों देशों की स्थायी सदस्यता का समर्थन करना है। तो ये तो हुई कि उनके रक्षा संबंधों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और सांस्कृतिक संबंधों की बात कर लेते हैं। तो भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंध तकरीबन 6ठी शताब्दी ईस्वी में शुरू हुए थे, जब जापान में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। हालांकि भारत दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की औपचारिक शुरुआत 1956 में हुई, जब दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसी साल यानी साल 1956 में ही दोनों देशों के बीच भारत जापान मिश्रित सांस्कृतिक आयोग का भी गठन किया गया था। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा सितंबर 2009 में भारतीय दूतावास, जापान में जो भारतीय दूतावास स्थित है, वहां पर एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का भी गठन किया गया था। और साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कर दिया गया था। तो ये तो ही दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों की बात। अब अंत में निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री शिंजो आबे न केवल जापान के लिए बल्कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक थे। उन्होंने भू राजनीतिक स्तर पर कई अवधारणाओं को जन्म दिया, कई अवधारणाएं प्रस्तुत की, और यही वजह है कि अपनी मृत्यु के बाद भी वो जापान समेत दुनिया भर के राजनीतिक मुद्दों को प्रभावित करते रहेंगे। इसके अलावा भारत जापान संबंधों में सुधार करने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऐसे में ज़रूरी है कि दोनों देश यानी भारत और जापान उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने जो नींव रखी थी उस नींव को और ज़्यादा मजबूत करें, अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करें। तो ये तो हुई निष्कर्ष की बात। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को नियंत्रित करने में भारत जापान द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी किस तरह से भारत जापान का द्विपक्षीय सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता जो बढ़ रही है उसे रोकने में मददगार साबित हो सकती है। आपको इस प्रश्न का जवाब 250 शब्दों में लिखना है। इसके अलावा आप प्रीलिम्स के स्तर पर ये बता सकते हैं कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक साथ मिलकर किस नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।